तो वेलकम एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अस्टिलैगो। ठीक है, कल हम लोगों ने रस्ट पढ़ा था जो कि होता है पक्सीनिया से। आज एक दूसरी डिजीज़ हम पढ़ रहे हैं जो कि स्मट डिजीज़ कहलाती है। ठीक है, और ये स्मट डिजीज़ होती है अस्टिलैगो से। हम लोग देखते हैं कि गेहूं की बाली में आप लोग अगर विलेजेस से रिलेटेड हैं और कभी आपने गेहूं की बालियां देखी हैं, ऊपर देखा है गेहूं जिसमें ग्रेन्स निकलते हैं, तो उसको गेहूं की बाली बोलते हैं। वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, क्योंकि जो है वो पहले इन्फ्लोरेसेंस होता है, स्पाइक है ना, और फिर उसके बाद उसी में ओवरी ट्रांसफॉर्म होती है सीड के फॉर्म में, जो कि गेहूं का दाना होता है, जिसको हम लोग आटा जिसका यूज़ करते हैं। तो ये जो गेहूं के दाने होते हैं, ये वाली फंगस हमेशा उसी को यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट को अटैक करती है। कल जो हमने पढ़ा था वो कहाँ अटैक कर रहा था? लीफ पर और स्टेम पे। और ये जो है ये उसके इन्फ्लोरेसेंस को या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को इन्फेक्ट करता है ना। तो इससे जो लॉस होता है वो सीधे सीधे ग्रेन का लॉस होता है, दानों का लॉस होता है, अनाज का लॉस होता है। तो ये दो तरीके के होते हैं, लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट। ये देखिए, ये लूज कवर्ड स्मट है इधर वाले, और इधर लूज स्मट भी इसमें दिखाई दे रहे, दोनों तरीके के स्मट इसमें दिख रहे हैं। ये दूसरा आपको दिखाई दे रहा है लूज स्मट का केवल है इसमें, और पहले वाले में आपको कवर्ड स्मट इधर की तरफ दिख रहे हैं, और ये लूज स्मट दोनों हैं इसमें। ठीक है, ये गेहूं की हेल्दी बाली है जिसके अंदर ग्रेन्स हैं, लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं, टोटल ग्रेन जो है ये स्मट स्पोर से रिप्लेस हो गया है। पूरा दाने की जगह स्मट स्पोर्स ही भरे हुए हैं, है ना। और इस वाले में फर्स्ट और सेकंड वाले में आप देख रहे हैं कि उसकी ओवरी वॉल रप्चर हो चुके हैं, और वो सारे स्पोर्स जो उसके अंदर भरे हुए थे काले रंग के, वो सारे बाहर निकल चुके हैं। ये लूज स्मट है। और लास्ट वाले ये इसमें देखिए, थर्ड नंबर वाले में ये कवर्ड स्मट है। इसमें ग्रेन स्मट स्पोर से रिप्लेस तो हुआ है, लेकिन अभी ओवरी वॉल के अंदर इंटैक्ट है। ठीक है, वो पूरा डिस्पर्स नहीं हुआ है। तो दो तरीके के हैं, जिसकी ओवरी वॉल फट जाती है और जिसकी ओवरी वॉल नहीं फटती है। ये अलग अलग स्पीशीज से होता है, समझ रहे हैं। अस्टिलैगो की अलग अलग स्पीशीज से होता है ये। अस्टिलैगो का देखिए क्लासिफिकेशन क्या है। इट इज़ अ स्मट फंजाई। जब भी स्मट की बात आती है तो वो आप बताएंगे किससे होता है? अस्टिलैगो से। और रस्ट किससे होता है? रस्ट किससे होता है? कल ही तो पढ़ा था, पक्सीनिया। ठीक है, तो इसका किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, बेसिडियम माइकोटिना। अगेन यहाँ पर हम बेसिडियम माइकोटिना देख रहे हैं, तो हमको इसमें बेसिडियो स्पोर्स भी देखने को मिलेंगे, है ना। टीलियोमाइसिटीज, अस्टिलैजिनेल्स, अस्टिलैजिनेसी एंड अस्टिलैगो। और अस्टिलैगो की अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं जो कि स्मट डिजीजेस कॉज करती हैं। अस्टिलैगो न्यूडा वैरायटी ट्रिटिसाई, जो कि व्हीट का लूज स्मट कॉज करता है। अस्टिलैगो नूडा वैरायटी हॉर्डियाई, जो कि बार्ली में लूज स्मट कॉज करता है। अस्टिलैगो न्यूडा वैरायटी मेडिस, जो कि मेज यानी मक्के में ये लूज स्मट कॉज करता है। अस्टिलैगो एवेनी ओट में, और अस्टिलैगो साइनोइडिस दूब ग्रास में। आप जानते हैं ना कि जितने भी ये मोनोकॉट हैं, बीट्स, और ये ग्रास फैमिली, ग्रैमिनी फैमिली को ग्रास फैमिली भी बोलते हैं। तो ग्रैमिनी का नया नाम किसी को पता है? फैमिली ग्रैमिनी का नया नाम क्या है? एनीवेज, तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो, लेकिन पता होना चाहिए पोएसी इज़ द न्यू नेम ऑफ फैमिली ग्रैमिनी। ठीक है, तो इसको ग्रास फैमिली भी कहते हैं कॉमनली। तो दूब ग्रास भी इसी की कैटेगरी में आती है। कवर्ड स्मट आप आ जाइए। कवर्ड स्मट होती है अस्टिलैगो हॉर्डियाई से बार्ली में, अस्टिलैगो कॉलेरी से ओट में, एंड अस्टिलैगो सिटामिनी से शुगर केन में।
यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पिक्स डाली है जिसमें अलग अलग प्लांट्स में ये अस्टिलैगो का इन्फेक्शन है। पहले आप देख रहे हैं वीट के अंदर कवर्ड स्मट, ए डायग्राम में देखिए ये लूज स्मट, बी ये कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली, फिर ओट डी डायग्राम में, फिर ये दिखाई दे रहा है आपको बाजरा में, दिस इज सिटामिनी इन शुगर केन, ये मेज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्लांट्स में उसका इन्फेक्शन आपको दिखाया गया है। अब इसका जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आप लोग को हम फंगस के बता रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर फंजाई स्टडी कर रहे हैं और उससे होने वाले डिजीज़ को स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम फंजाई स्टडी करेंगे तो अगर वो पैरासाइट है तो डिजीज़ ऑब्वियसली कॉज करेगा, तो हम उसके साथ साथ डिजीज़ भी स्टडी कर रहे हैं। अस्टिलैगो इज़ एन ऑटोशियस फंगस। कल वाला फंगस जो हमने पढ़ा था उसको हम बार बार बता रहे थे, इट इज़ अ हीट्रोशियस फंगस, है ना। तो जब भी कभी कभी आप लोग को क्वेश्चन ही ऐसे दिया जाता है किसी हीट्रोशियस फंगस की लाइफ साइकिल को डिस्कस करिए, है ना, या सचित्र वर्णन कीजिए किसी लाइफ साइकिल को, तो आप हीट्रोशियस फंगस की, तो जब हीट्रोशियस फंगस का नाम आएगा तो आप क्या बताएंगे, पक्सिनिया के बारे में। और बाकी जितनी फंगस है वो सारी ऑटोशियस फंगस हैं जो कि एक ही होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करती हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोशियस। तो अस्टिलैगो इज एन ऑटोशियस फंगस। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड इंटरसेलुलर। तो जो फंगस की मेन बॉडी होती है, जो वेजिटेटिव बॉडी होती है, वो माइसीलियम ही है। और माइसीलियम में क्या है, सेप्टेट है, इंटरसेलुलर है और ब्रांच्ड है। ठीक, और इंटरसेलुलर का क्या मतलब हुआ, कल बताया था मैंने, मतलब इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। नहीं बेटा, ये इस तरीके से मत पढ़ो, बुक से तुम घर में पढ़ना। बुक बंद करिए। हाँ मैम मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो फ़ोन नहीं है, मैं बता रही हूँ ना, तो आप उससे पढ़िए। तो इंटरसेलुलर का मतलब बताइए, कल बताया था मैंने। इंटरसेलुलर स्पेसिस आपने कहाँ पे नाम सुना है? व्हाट आर इंटरसेलुलर स्पेसिस? The space between inner and outer cell. नहीं, इंटरसेलुलर स्पेसिस हम होस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। होस्ट की सेल्स के बीच में, 2 सेल्स के बीच की जो जगह होती है उसको हम इंटरसेलुलर स्पेसिस बोलते हैं, है ना। जब हम लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे या फ्रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे या कोई भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, तो या कोई भी प्लांट्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसमें हमें 2 सेल्स के बीच में जो जगह दिखाई देगी, इट इज़ इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, तो इंटरसेलुलर स्पेसिस के बीच में ये ग्रो करती है। कल वाली फंगस में इंटरसेलुलर स्पेसिस के बीच में ग्रो करती है, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव पार्ट को अटैक करती है और वहाँ पे फ्लरिश होती है। और जो कल वाली फंगस थी यानी पक्सिनिया, वो लीफ में, स्टेम में, वहाँ पर अटैक करती है। तो जो फंगस जहाँ पर अटैक करेगी वहीं की सेल्स के बीच की जो जगह होगी, क्योंकि माइसीलियम बहुत पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो उनके बीच से ग्रो करता हुआ रन करता है पूरे जहाँ तक उसका इन्फेक्शन फैलता है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जब ये इन्फेक्शन फैला रहा होता है तो ये अंदर तक घुसता चला जाता है, जहाँ तक भी ये स्प्रेड हो सकता है घुसता है ना। और उसके बीच में रन करता हुआ ये इनके फिंगर लाइक और पेग लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि ये सेल्स के बीच में पेनिट्रेट करते हैं सेल्स के अंदर। ठीक है, सपोज ये 2 न्यूक्लियल सेल्स हैं, दीज आर 2 न्यूक्लियल सेल्स, और जो फंगस है वो इसके बीच से ऐसे रन करेगा। इसका माइसीलियम
वो जगह ढूंढ लेगा, जहाँ जहाँ सेल्स के बीच में जगह होगी वहाँ से वो एंट्री करेगा और पूरे में स्प्रेड अप हो जाएगा। पूरे में स्प्रेड अप होने के बाद क्या करता है कि ये इसकी हॉस्टोरिया, मैंने कल भी आपको बताया था, फिंगर लाइक और पेग लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हॉस्टोरिया। इनका काम ही होता है कि होस्ट टिश्यू से न्यूट्रिशन डिराइव करना, वहाँ से ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते रहते हैं। 2 टाइप्स ऑफ माइसीलियम आर प्रेजेंट, कल वाले फंगस में भी बताया था। कौन कौन से थे, मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक। जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होता है वो प्राइमरी माइसीलियम होता है और जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है वो सेकेंडरी माइसीलियम होता है। अगर मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है तो वो 2 तरह के होंगे, प्लस स्ट्रेन वाले और माइनस स्ट्रेन वाले। ये मैं बार बार आप लोग को बता रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि फंगस का, कि उसमें बहुत ही लोअर लेवल का सेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही लोअर लेवल का होता है पर होता है ना। तो प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन वाले मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है 2 हमारे पास। अगर ये प्लस माइसीलियम के पास आएगा तो क्या होगा, ये प्लस माइसीलियम, ये प्लस माइसीलियम, तो दोनों पास आएंगे तो क्या होगा, रिपेल होगा। जैसे मैग्नेट नॉर्थ पोल रिपेल करती है, साउथ पोल रिपेल करता है, उसी तरह प्लस स्ट्रेन के माइसीलियम को रिपेल करता है। और प्लस स्ट्रेन माइनस स्ट्रेन के जब भी पास आएगा तो अट्रैक्ट करेगा। अगर माइनस स्ट्रेन के पास आया तो क्या होगा, हाँ, रिपेल करेगा, है ना। तो ये बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन एक साथ आएंगे तभी वो अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होने के बाद वो फ्यूज़ हो जाएंगे। फ्यूज़ होने के बाद क्या होगा, सबसे पहले उनकी ये जो बीच वाली सेल वॉल है जो एक दूसरे के टच में आई है, ये डिज़ोल्व हो जाएगी। ये डिज़ोल्व होने से क्या हुआ, साइटोप्लाज्म तो मिक्स हो जाएगा दोनों सेल्स का, और न्यूक्लियस तब तक फ्यूज़ नहीं हुआ है तो हमें 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे हर सेगमेंट के अंदर। सेप्टेट, ये मेरी फिंगर के जो पार्टीशंस हैं इनको हम सेप्टम मान सकते हैं। ऐसे 2 माइसीलियम एक दूसरे के साथ आएंगे, उनके बीच की वॉल डिज़ोल्व हो गई तो हमें क्या दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म के अंदर 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे। ओके, तो इस तरीके से मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। डाइकैरियोटाइजेशन एक अलग प्रोसेस है, उसका हम लोग एक अलग से मैं बना चुकी हूँ एक वीडियो, तो वो मैं आप लोग को उसका लिंक भी सेंड कर दूँगी। उसके कई सारे मीन्स भी हो सकते हैं और भी किसी माध्यम से हो सकता है डाइकैरियोटाइजेशन। मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनने की कई प्रोसेसेस हो सकती है, पर इट इज़ द सिंपल मोस्ट प्रोसेस जो कि हम रिप्रोडक्शन के समय जिसको डिस्कस करते हैं। तो आपको पता चल गया प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम में क्या फ़र्क है। प्राइमरी माइसीलियम 2 तरीके के होते हैं, मोनोकैरियोटिक होते हैं, और या तो वो प्लस स्ट्रेन के होते हैं या तो माइनस स्ट्रेन के होते हैं। लेकिन डाइकैरियोटिक जो माइसीलियम होगा उसके हर सेगमेंट में हमें 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे, एक प्लस स्ट्रेन का और दूसरा माइनस स्ट्रेन का। कोई बता सकता है कि ऐसा ही क्यों है कि प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन के ही न्यूक्लियस हमें उसमें दिखाई देंगे? क्योंकि जो फ्यूज़न होगा वो प्लस और माइनस के बीच में ही होगा। 2 प्लस स्ट्रेन वाले फ्यूज़ नहीं हो सकते, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। 2 माइनस स्ट्रेन वाले आएंगे पास में तो वो भी फ्यूज़ नहीं होंगे, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन एक प्लस स्ट्रेन और एक माइनस स्ट्रेन जब माइसीलियम पास में आएंगे तभी उसमें फ्यूज़न होगा। इसलिए जब हम डाइकैरियोटिक माइसीलियम को देखते हैं तो हर सेगमेंट में हमें 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, एक प्लस स्ट्रेन का एंड दूसरा माइनस स्ट्रेन का। नेक्स्ट पॉइंट अभी मैंने आपको बता दिया, पैग लाइक हॉस्टोरिया हेल्प्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, ये आपने देख लिया। अब ये आइए इसकी लाइफ साइकिल पे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर आइए, ये के से हम लोग स्टार्ट करते हैं। के में आपको एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? डाइकैरियोटिक माइसीलियम दिखाई दे रहा है। माइसीलियम और हाइफा सेम चीज़ होती है ना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसमें देखिए 2 तरीके के न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं। हर सेगमेंट के अंदर आपको 2 तरीके के न्यूक्लियस
दिखाई दे रहा है, जैसा कि अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि प्लस और माइनस स्ट्रेन के 2 न्यूक्लियस उसमें दिखाई देंगे। अब क्या होता है कि जब ये इस तरीके का होता है तो सीधे आप यहाँ आइए, तो आप ये समझिए कि हर सेगमेंट एक अपने चारों तरफ एक वॉल लेट डाउन करेगा, अपने तरफ चारों तरफ एक वॉल बनाएगा और क्या करेगा कि राउंडेड हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ ड्राई होने लगती है तो वो क्या होती है, स्फेरिकल उसमें आ जाती है, क्योंकि सरफेस टेंशन कम करने के लिए। तो जब भी यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, साइटोप्लाज्म डेंस हुआ और अपने चारों तरफ उसने 2 वॉल बना ली। बी पे आ जाइए अब, है ना। इसके हर सेगमेंट से एक एक क्लेमाइडोस्पोर बन गया और उसने चारों तरफ अपने 2 लेयर बनाई, एक एक्साइन जो बाहर वाली लेयर होती है और एक इंटाइन। ये जो राउंडेड ऑफ हुआ इसका साइटोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। क्या बोलते हैं? क्लेमाइडोस्पोर्स। ये क्लेमाइडोस्पोर्स आप देख रहे हैं जर्मिनेट हुआ। जर्मिनेशन के पहले इसमें ये देखिए, सी पे आइए। सी में क्या हुआ कि ये जो 2 न्यूक्लियस थे एन और एन फ्यूज हो गए और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया। देखिए ऊपर लिखा है क्लेमाइडोस्पोर विद डिप्लॉयड न्यूक्लियस। 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियस थे हमारे क्लेमाइडोस्पोर में, ठीक है। और इसमें दोनों का फ्यूजन हो गया। फ्यूजन हो गया तो कैसा हो गया? 2n, है ना। फ्यूजन होने के बाद 2n न्यूक्लियस बन गया। अब जब ये जर्मिनेट होना शुरू होता है, यानी कि इसको प्रॉपर होस्ट पे पहुंच जाता है, तो फिर ये क्या करता है कि ये इस स्पोर में से जर्मिनेशन होता है। और जर्मिनेशन होने के पहले क्या होगी? मियोसिस। मियोसिस, है ना। मियोसिस में क्या होता है? एक सेल से 4 सेल बनते हैं और हैप्लॉइड होंगे। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे, 2 प्लस स्ट्रेन वाले और 2 माइनस स्ट्रेन वाले, ठीक है। अब इसमें से ये छोटा सा बेसिडियम निकला, ऊपर आप देख रहे हैं, इसको प्रोमाइसिलियम कहते हैं। ये 4 सेगमेंटेड ही निकलता है। कल भी मैंने बताया था कि उसमें से जब भी बेसिडियम निकलेगा या प्रोमाइसिलियम निकलेगा वो 4 सेगमेंट्स ही निकलेंगे उसमें, और हर सेगमेंट से एक स्पोर बनेगा। 2 प्लस स्पोर मिलेंगे हमें, 2 प्लस बेसिडियो स्पोर मिलेंगे और 2 माइनस बेसिडियो स्पोर मिलेंगे, ठीक है। अब हमें फिर से हैप्लॉइड स्पोर मिल गए। अब ये हैप्लॉइड स्पोर से फिर माइसिलियम निकले, देख रहे हैं। आई पे आइए, फिर ये माइसिलियम निकले, जर्म ट्यूब निकली। अब ये जो माइसिलियम होता है ये इसकी ओवरी में जाता है और हर इंटरसेलुलर स्पेसिस के बीच में घुस घुस के पूरा इन्फेक्शन फैला देता है, और वहाँ पर ग्रेन की बजाय क्लेमाइडोस्पोर्स ही बन पाते हैं। वो पूरा ओवरी को डैमेज कर देता है, यानी टोटल ओवरी इज रिप्लेस्ड बाय क्लेमाइडोस्पोर्स, ठीक है। अब ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स है, कभी कभी वहाँ पे छोटा सा या अंडर नरिश्ड ग्रेन भी दिखाई देता है साथ में। और ये क्या होता है कि उस ओवरी वॉल के अंदर, जिसके अंदर गेहूं का दाना होना चाहिए था, उसकी जगह क्लेमाइडोस्पोर्स भर जाते हैं, ठीक है। अभी तक ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस से आप देख रहे हैं जर्म ट्यूब निकल रही है ना। और जब ये ओवरी के अंदर घुस चुके होते हैं, उसी समय पर दोनों स्ट्रेन वाले वहाँ पर मौजूद हैं। प्लस स्ट्रेन वाले भी बेसिडियो स्पोर से जो है बेसिडियम निकल रहे हैं, सॉरी ये जर्म ट्यूब निकल रही है, और माइनस वाले से भी निकल रही है। दोनों हैप्लॉइड निकल रहे हैं, लेकिन वहीं पर जाकर कहीं पर डाइकैरियोटाइजेशन हो जाता है, दोनों माइसिलियम फ्यूज हो जाते हैं और डाइकैरियोटिक माइसिलियम बना लेते हैं और फिर क्लेमाइडोस्पोर्स बना लेते हैं, ठीक है। यही इसकी पूरी साइकिल है, बहुत सिंपल सी लाइफ साइकिल है। जबकि पक्सिनिया ग्रामिनिस में मैंने आपको बताया था कि 5 तरीके के स्पोर्स बन रहे थे, 3 स्पोर्स बीच में बन रहे थे, फिर उसके 2 स्पोर्स बारबेरी में बन रहे थे, और फिर वो बारबेरी से फिर वीट को इन्फेक्ट कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से उसकी लाइफ साइकिल बहुत बड़ी थी। तो उसको हमने क्या कहा था? मैक्रोसाइक्लिक हीट्रोशियस फंगस। मैक्रोसाइक्लिक यानी मैक्रो माने बड़ी लाइफ साइकिल हो जिसकी, लेकिन यहाँ पर बड़ी नहीं है।
यहाँ पर सिंपल सी लाइफ साइकिल है जिसमें केवल 2 तरीके के आपको स्पोर दिखाई दिए। पहले क्लेमाइडोस्पोर दिखाई दिए जो कि डाइकैरियोटिक हैं, और दूसरे स्पोर आपको हैप्लॉइड दिखाई दिए जो कि बेसिडियोस्पोर है। किसी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में? कोई प्रॉब्लम नहीं ना बच्चों? हाँ चलो नेक्स्ट। अब यही चीज़ हम लिखी हुई देख रहे हो। इट टेक्स प्लेस बाय क्लेमाइडोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। रिप्रोडक्शन जो अस्ट्रेलागो में होता है उसमें 2 तरीके के स्पोर्स हमें दिखाई दिए, क्लेमाइडोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। ऐसा ही तो है ना? किसी को कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो बोलिएगा। फॉर्मेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स टेक्स प्लेस ऑन डाइकैरियोटिक माइसीलियम। जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है उसी से क्लेमाइडोस्पोर्स डेवलप होते हैं। और क्या होता है कि पूरा का पूरा जो हर सेगमेंट के अंदर का साइटोप्लाज्म है, हर सेप्टम के अंदर का साइटोप्लाज्म है, वो क्या होता है, राउंडेड ऑफ होके अपने चारों तरफ 2 लेयर्ड सेल वॉल बना लेता है और सिंपली क्लेमाइडोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। द माइसीलियम कम्स आउट इन स्प्रिंग सीजन एंड infects the embryonic spikelet and forms dense mass of hyphae। कट कर दो बेटा। हाँ, तो क्या है कि ये स्पाइकलेट जो कि उसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, गेहूं की बाली होती है ना, तो उसके इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइकलेट बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेस आपने पढ़े होंगे 12th क्लास में, तो उसमें गेहूं में जो होता है वो स्पाइकलेट होता है उसका। तो फिर ये उसको ओवरी को एम्ब्रियोनिक यानी कि जो भ्रूणावस्था में होती है एकदम स्टार्टिंग में ओवरी में इन्फेक्ट करता है और डेंस मास ऑफ हाइफी बनाता है। मतलब बहुत ज़्यादा जब हाइफी बनाएगा तो उसको कहेंगे डेंस माने घना, dense mass of hyphae। The binucleated clamidospores are also known as teleutospores और brand spores और smut spores। ठीक है, इसको teleutospores भी कहते हैं, brand spores भी कहते हैं और smut spores भी कहते हैं। Form mass, smut ball और sorus। तो स्पोर मास बनाता है यानी बहुत सारे स्पोर्स बनाता है, या स्मट बॉल कह लो उसको, या सोरस कह लो, क्योंकि वो बल्क में बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं, पूरे के पूरे ग्रेन को रिप्लेस कर देते हैं, इतने ज़्यादा बनते हैं। द क्लेमाइडोस्पोर्स आर ग्लोबोस और इलिप्टिकल लाइट ब्राउन एंड 5 to 9 माइक्रॉन्स इन डायामीटर। जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं ग्लोबोस यानी गोल और स्फेरिकल या इलिप्टिकल होते हैं, लाइट ब्राउन इन कलर होते हैं, 5 to 9 माइक्रॉन्स उनका डाया होता है। इट इज़ बाइन्यूक्लिएट एंड एनवेलप्ड इनटू 2 वॉल्स, आउटर थिक एक्साइन एंड इनर थिन इंटाइन। ये हमने अभी डायग्राम में भी देखा कि डबल वॉल्ड थी उसकी, बाहर वाली एक्साइन थोड़ी ज़्यादा थिक थी और अंदर जो है इंटाइन थी। जर्मिनेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स में टेक प्लेस आफ्टर 4 to 6 months ऑफ डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन होता है कि जब वो ओवरी वॉल रप्चर होती है और वहाँ से फैल जाते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स, तो वो एक फैलने के बाद 6 महीने 4 से 6 महीने बाद ही जर्मिनेट होता है, उतना उसका रेस्टिंग फेज चला जाता है। उसके बाद ही उसे दोबारा गेहूँ की फसल जब मिलती है तब वो जर्मिनेट हो जाते हैं। Before germination, the 2 nuclei fuse to form a diploid nucleus inside clamidospore। ये अभी हमने डायग्राम में देखा था कि पहले आपने देखा क्लेमाइडोस्पोर में 2 न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे थे, बट लेटर ऑन वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं। जर्मिनेशन से पहले फ्यूजन भी होता है और जर्मिनेशन के समय पर मियोटिक डिवीजन होता है। The clamidospore germinates into a germ tube or mycelium into 2 plus strain and 2 minus strain basidiospores। ठीक है, उसमें आपने देखा कि छोटा सा बेसिडियम निकला जो 4 सेगमेंटेड था और उसमें 2 प्लस स्ट्रेन वाले आपको मिलेंगे बेसिडियोस्पोर और 2 माइनस स्ट्रेन वाले बेसिडियोस्पोर मिलेंगे। द बेसिडियोस्पोर आर थिन वॉल्ड, यूनिन्यूक्लिएट एंड ग्लोबोस स्ट्रक्चर्स विच कैन मल्टीप्लाई बाय बडिंग। ये बडिंग के थ्रू भी मल्टीप्लाई करते रहते हैं, पर जर्मिनेशन उसके बाद होगा। बडिंग में आप समझते हैं ना कि कोई स्फेरिकल बॉडी है, जैसे मैंने अभी तुम लोग को उसमें बताया था ना बैक्टीरिया में
बैक्टीरिया में बडिंग बताई थी ना कि बैक्टीरियल सेल से छोटा सा एक आउटग्रोथ निकला और उसमें थोड़ा सा न्यूक्लियस का पार्ट गया और फिर उसकी वॉल कट ऑफ हो गई, है ना। तो इस तरीके से ये बडिंग के थ्रू भी अपना मल्टीप्लाई करते हैं। फिर फर्दर ये जब जर्मिनेट होते हैं तो इसमें से जर्म ट्यूब निकलती है। तो जो जर्म ट्यूब निकलती है वो कैसी निकलेगी, प्लस स्ट्रेन वाले से प्लस स्ट्रेन की निकलेगी और माइनस स्ट्रेन वाले से माइनस निकलेगी, और दोनों हैप्लॉइड होंगे, है ना। फिर जब बहुत सारे माइसीलियम एक साथ ग्रो कर रहे हैं तो जहाँ पे प्लस और माइनस स्ट्रेन वाले मिल जाएंगे तो वहाँ पर वो दोनों फ्यूज हो जाएंगे और डाइकैरियोटिक माइसीलियम फॉर्म कर देंगे, है ना। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है बच्चों। इसमें बहुत ही, अगर आप उसको कोल्ड माइंड से समझेंगे तो बहुत ईजी है ना। और हर वो चीज़ ईजी होती है जो आपको समझ में आ जाती है ना। तो मेरा कॉन्सेप्ट ही यही है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कहेंगे टफ है, और अगर आपको समझ में आ रही है देन इट इज़ ईजी। तो आप चीज़ को आसानी से इंटरेस्टिंग वे में अगर समझ रहे हैं तो इट इज़ वेरी ईजी, समझ। दिस मोड ऑफ द हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर जनरेट्स टू गिव राइज मोनोकैरियोटिक माइसीलियम एंड देन कॉज सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम निकल आया, ये फिर से दोबारा से इन्फेक्शन कर सकते हैं उसको। दिस मोड ऑफ इन्फेक्शन इज नोन एज ब्लॉसम इन्फेक्शन। ऐसा जो इन्फेक्शन होता है जहाँ पर एक बार इन्फेक्शन हो रहा है उसमें से दोबारा भी इन्फेक्शन हो जाए तो इसको हम ब्लॉसम इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आज के लिए सफिशिएंट था। ये आपकी एक और फंगस कंप्लीट हो गई। तो आपने रस्ट एंड स्मट दोनों पढ़ लिए। तो अब आपको जो होमवर्क है वो ये है कि रस्ट और स्मट का डिफरेंस बताना है। ये आप लोग बुक्स की हेल्प से, नेट की हेल्प से, लेक्चर की हेल्प से आप ये ढूंढिए कि दोनों फंगस में क्या क्या डिफरेंस है, और आप लोग मैक्सिमम जितने डिफरेंसेस उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं उतने लिखिए। कभी भी जब आप कुछ इनोवेटिव माइंड होता है ना, साइंस के बच्चों का क्या होना चाहिए, इनोवेटिव माइंड होना चाहिए। आपको ये ढूंढना है कि उसमें आप कितना मैक्सिमम डिफरेंस ढूंढ सकते हैं। केवल बुकिश नहीं लिखना है, आपको जो समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है उतना आप लिखिए। मैं सारे चेक करूँगी और फिर उसके बाद आपको करूँगी। आप यहाँ पे भी मेरे को कॉपी में नहीं, पेज में लिख के दीजिए। पेज में लिखिए डिफरेंसेस इन रस्ट एंड स्मट, है ना, और ऊपर अपना नाम भी लिख दीजिएगा और लिख के ये असाइनमेंट मेरे को क्लास में सबमिट करिए। ठीक है, मंडे को आप सबका प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो आई होप कि मैं तुम लोगों को रस्ट एंड स्मट दिखाऊंगी मंडे ट्यूसडे में, और फिर जो है आप उसी समय पे वो डिफरेंसेस भी लेके आएंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। क्यों मैडम भाई, इस समय कैसे, कितना लेट, कितना लेट हो सकता है कोई? पूरा पीरियड भर लेट हो गया। 40 मिनट से हम पढ़ा रहे हैं, जूम मीटिंग में 40 मिनट टाइम बता रहा है। 40 मिनट से मेरा पीरियड चल रहा है और अब तुम पहुंची हो, एक शब्द भी नहीं पढ़ी तुम। बच्चों अटेंडेंस दीजिएगा फटाफट से। 1 रोशनी, जानवी, फिजा, स्वप्निल राठौर। कौन है? फिजा है, स्वप्निल है? फिजा, यस मैम। स्वप्निल, कृतिका, अनमोल, अंशिका, शिवांगी गौतम, शफक नूर, पायल, मुस्कान शर्मा, शाहिला परवीन, कृष्णा वर्मा, करिश्मा वर्मा, सिमरन गौतम, अंजलि रावत, अंजलि तिवारी। कौन है? अंजलि ओके, अंजलि रावत। यस बेटा। सरिता साहू, मुशर्रत जहान, प्रेजेंट मैम। आकांक्षा रावत,
आकांक्षा यादव, महिमा, खुशबू गौतम, अंजलि कश्यप, आलम खान, इकराम अजहर, एकता कुमारी, प्रिंसी, अमल सिद्दीकी, गरिमा कुशवाहा, आलिशा Present, कुलसुम, ma'am. गरिमा, Ma'am, Garima Group. Yes, ma'am. अलीशा, मुस्कान, रोशन Present, जहान, ma'am. Muskan. हाँ रोशन जहान, अंजलि पाल। कुछ बच्चों ने बना रखा है, एक दिन आना है, एक दिन नहीं आना है, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट पढ़ाई है, लेकिन वो एक ही दिन आएंगे, दूसरे दिन गायब। निकिता श्रीवास्तव, अनुष्का, एकता गौतम, श्रेया द्विवेदी, श्रेया, थोड़ा ज़ोर से बोला करो, नाश्ता वाश्ता करके आया करो घर से। सोनम गुप्ता, सना अंसारी, खदीजा, अंजलि, Present, ma'am. Present, ma'am. ओके, Ma'am, 41 present. हाँ 40. 40 भी प्रेजेंट है। इरम वसीम, सोनिया, अरीबा, दिव्यांशी, रिया कुमारी, Present, ma'am. 43. हाँ हाजरा परवीन, कशिश मलिक, पिंकी यादव, प्रेरणा, सुमैया नफीस, रूही Present, दृश, ma'am. सुमैया, हाँ Yes, ma'am. रूही दृश, अंशिता सिंह, श्रेया यादव, आसिया बेगम, यास्मीन, रिनी शर्मा, तबस्सुम, वर्षा एंड प्रिया राणा। Present, ma'am. ओके बेटा। पारुल अवस्थी, सोनल, मुस्कान सोनकर, कौन है मुस्कान? सोनल, ओके Sonal. हाँ बेटा ठीक है। विजिता शुक्ला, Present, ma'am. सदाफिरम, आकांक्षा जायसवाल, Present, आंचल ma'am. गौतम, कोमल निशान। अच्छा भाई, मैं सारे बच्चों को एक बार फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, तुम नई हो ना अभी, तुमने जिन बच्चों ने भी यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं अभी थोड़ी ही देर में इसको अपलोड कर देती हूँ हर दिन का, और लिंक भी उसमें शेयर करती हूँ, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी नया कोई वीडियो डालेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। और उसमें आप लोग चेकआउट कर लीजिए, मैंने तुम लोगों का से सिलेबस से रिलेटेड जितना भी है वो उसमें प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में बीएससी पार्ट 1 में जाना तो तुम्हें अपने काम के सारे वीडियोस दिखाई देंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय। बाय Bye, ma'am. मेरी प्रेजेंट करके दीजिए। बिल्कुल लगी है। अब क्या होता है कि जब कोई रेगुलर बच्चे होते हैं ना, तो टीचर्स को भी नाम याद हो जाता है, जैसे कि तुम्हारा हो गया मुझे याद।